घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2491। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2491। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। कानून की सजा, वह क्या है? चेन जियांग ने पूछा। वह द्वीप बहुत अजीब था, वह तुरंत उसका पीछा करने में असमर्थ थी, इसलिए वह एक ही सांस में इतनी दूर टेलीपोर्ट कर सकती थी। जिया बेइलिंग ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक गोली निकाली और उसे खा लिया। उसने कहा, कानून की सज़ा का इस्तेमाल एक विशेष अस्तित्व के जीवन को दंडित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, इस द्वीप की अपनी चेतना है, लेकिन ये कानून का उल्लंघन करता है। तो बस इतना ही। ऐसी सज़ा क्यों होगी? चेन जियांग को अभी भी समझ नहीं आया। मुख्य कारण अन्य प्राणियों को इस द्वीप में प्रवेश करने से रोकना है और साथ ही इस द्वीप को इस भूमि पर उतरने से रोकना है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्यों दंडित कर रहा हूँ। यह इस बात से संबंधित हो सकता है कि द्वीप ने अपनी आत्मा प्राप्त करने के बाद क्या किया। जिया बेलिंग ने कहा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें और पीछा करना जारी रखें, मैं सक्षम हो जाऊंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। चूंकि वह पहले ही अपने पिता की तलाश शुरू कर चुका था, इसलिए वह हार नहीं मानेगा। वह भी जानना चाहता था कि उस द्वीप पर ऐसा क्या हुआ था कि उसे ऐसी सज़ा मिली। जिया बेइलिंग ने कुछ और गोलियां लीं, जिससे उसे थोड़ी तेज़ी से ठीक होने में मदद मिल सकती थी। एक बार जब वह ठीक हो गई, तो वह उस द्वीप पर नज़र रखना जारी रख सकती थी। फैंग यूजी ने अपनी आंखें बंद की और इसे महसूस करने की कोशिश की, फिर कहा, यह द्वीप लगातार घूम रहा है, क्या आप यही चाहते हैं? जिया बेइलिंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा होना चाहिए। ये द्वीप भी प्रतिरोध कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कुछ समय के लिए यहाँ नहीं रुकता। ऐसा लगता है कि ये द्वीप ज़मीन पर उतरना चाहता है और केवल उजाड़ ज़मीन पर उतरकर ही ये द्वीप ज़मीन की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। चेन जियांग ने उस द्वीप को पहले भी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत की आभा से भरा हुआ था। ये बेहद डरावना था। उसे अब थोड़ा समझ में आया। कानून की सजा ये थी कि उस द्वीप और 8 उजाड़ भूमियों के बीच का संबंध तोड़ दिया जाए और उस द्वीप को अपने आप मरने दिया जाए। चेन जियांग जानता था कि वह द्वीप कितना शक्तिशाली था। वह अपने आप ही एक ड्रैगन नस का निर्माण कर सकता था और जब वह उतरता तो वह निश्चित रूप से पृथ्वी के कोर की ऊर्जा को खींच लेता, जिससे उसके नीचे एक और भी मजबूत ड्रैगन नस का पोषण होता। मैं ठीक हो गया हूँ। यूजी, तैयार हो जाओ। इस समय जिया बेइलिंग भी गंभीर हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस मामले में बेहद दिलचस्पी रखती थी और साथ ही क्योंकि यह मामला बेहद कठिन था, इसलिए उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो गई थी। उसे उस द्वीप का पीछा करना चाहिए और जांच करने के लिए उसमें प्रवेश करना चाहिए। फैंग यूजी ने सिर हिलाया, फिर एक दिशा में इशारा किया। जिया बेइलिंग ने तुरंत टेलीपोर्ट किया। इस बार वे द्वीप के बहुत करीब थे, बस उसमें प्रवेश करने से थोड़ी दूर, लेकिन जिया बेइलिंग ने जोर से चिल्लाया। क्या हुआ? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। हवा में तैरता विशालकाय काला द्वीप भी एक झटके में गायब हो गया। कुछ नहीं, उस द्वीप पर एक बहुत शक्तिशाली जादू है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, अन्यथा हम निश्चित रूप से अंदर होते। जिया बेइलिंग ने अपना सिर हिलाया। ये काफ़ी मुश्किल है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। 2 छर्रे लगने के बाद जिया बेइलिंग जल्दी से ठीक हो गया। अभी द्वीप उनसे बहुत दूर नहीं था और जब जिया बेइलिंग अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश किया तो वह तुरंत द्वीप की आभा महसूस कर सकता था, जिससे उसे दूरी का पता लगाने में मदद मिली। बहन बायलिंग, इस बार आपको बस द्वीप के करीब पहुंचने की ज़रूरत है। एक बार जब आप आत्मा संरचना में प्रवेश कर लें तो इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। चेन जियांग ने कहा। उसके पास व्हाइट टाइगर की छलांग थी। वह देखना चाहता था कि क्या वह द्वीप की बाधा को तोड़ सकता है। जिया बेइलिंग ने कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? अगर मैं अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकता तो अपने आप को मजबूर मत करो। अगर मैंने समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया होता तो मैं निश्चित रूप से बाधा के पलटाव से घायल हो जाता। उस तरह की शक्ति बहुत भयानक है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह कुछ दिनों तक सैकड़ों फूलों वाले गांव में रही थी और उन महिलाओं से उसने चेन जियांग से संबंधित बहुत सी बातें सीखीं, जो सभी काफ़ी चौंकाने वाली कहानियां थीं। जिया बेइलिंग के होश में आने के बाद उसने फैंग यूजी की ओर सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वे शुरू कर सकते हैं। फैंग यूजी ने द्वीप की स्थिति को तुरंत भांप लिया और तुरंत वहां टेलीपोर्ट हो गया। टेलीपोर्ट होने के बाद जैसे ही चेन जियांग ने द्वीप को देखा, उसका दिमाग तुरंत काम करने लगा और उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी, यहाँ तक कि अपने व्हाइट टाइगर दाओमार्क को सक्रिय करने के लिए स्थानिक कानूनों की बहुत सारी शक्ति उधार ली। व्हाइट टाइगर दाओमार्क की शक्ति के तहत वह अपने 6 रियल्म्स मिरर पर सवार होकर फैंग यूजी के साथ द्वीप पर टेलीपोर्ट हो गया। उसने सफलतापूर्वक अवरोध को तोड़ दिया। अंदर आओ। चेन जियांग हंसा। बहन फैंग, आप यू याओ माउंटेन विला में प्रवेश कर सकती हैं। आप अंदर सुरक्षित हैं। फैंग यूजी ने सिर हिलाया और फिर यू याओ माउंटेन विला में प्रवेश किया, लेकिन जिया बाइलिंग बेहद हैरान थी और उसने पूछा, आप अंदर कैसे आए?
जिस चीज पर मैं भी नहीं बैठ सकता, आपने वास्तव में वह कर दिखाया। हे, यह मेरा रहस्य है। यह मेरे दाव निशान की शक्ति है। इस समय वह अभी भी अपने 6 लोगों के दर्पणों पर सवार होकर द्वीप के अंदर पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर रहा था। द्वीप अंधकार में डूबा हुआ था, हर जगह काले बादल छाए हुए थे। आसमान से रोशनी की एक भी किरण नहीं दिख रही थी और हर जगह मौत की भयावह आभा फैली हुई थी, जिससे लोग असहज महसूस कर रहे थे। इस द्वीप का क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इससे पहले भी कई लोग मर चुके हैं? भले ही मुझे कानून द्वारा सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिया बेलिंग ने आश्चर्य से कहा। चेन जियांग के 6 लोगों के दर्पणों में एक ऐसी संरचना थी जो बाहरी दुनिया की क्यूई को प्रवेश करने से रोकती थी, अन्यथा ये बेहद असुविधाजनक होता। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। संक्षेप में, मेरे पिता इस पर हावी हैं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। शेन तियानहू को खोजने के लिए चेन जियांग वर्तमान में एक बड़ा जोखिम उठा रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह कमरे में प्रवेश करने के बाद बाहर कैसे जाएगा। यह एक मृत द्वीप है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से कानून अवरोध द्वारा सील कर दिया गया है और बाहर से किसी भी आभा को अवशोषित करने में असमर्थ है। इसलिए यह ऐसा हो गया। बेशक इस द्वीप पर बहुत सारे जीव मरे होंगे। इसके अलावा इन जीवों के मरने के बाद वे अपना आक्रोश व्यक्त करने में असमर्थ थे और केवल इस द्वीप पर ही इकट्ठा हो सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे ऐसे हो गए। जिया बेइलिंग ने कहा, पूरे द्वीप को कसकर सील कर दिया गया था ताकि कोई भी आभा न तो बाहर आ सके और न ही अंदर आ सके। इस तरह से इस द्वीप को सुरक्षित रखा गया था। मेरे पिता अभी भी जीवित हैं। चेन जियांग ने कहा। मरे हुए दिव्य जाति ने शायद इसकी गणना की है। वे इन चीजों की गणना करने में अधिक सटीक हैं। जिया बेइलिंग ने सिर हिलाया। वह नहीं चाहती थी कि चेन जियांग भी चिंता करे। जैसे ही चेन जियांग ने द्वीप में प्रवेश किया, उसने देखा कि सभी पेड़ पूरी तरह से सूख चुके थे और उन पर काले पदार्थ की एक परत चढ़ी हुई थी। वह एक बड़े पेड़ के तने के पास गया और उसे अपने हाथों से छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि पेड़ के चारों ओर लिपटी काली चीज काले पदार्थ की एक परत थी। यह क्या है? चेन जियांग ने उसे सूंघा, लेकिन उसे कुछ भी गंध नहीं आई। मुझे एक नज़र डालने दो। जिया बेइलिंग ने एक जेड प्लेट निकाली और चेन जियांग से कहा कि वह अपनी उंगली के ऊपर रखी काली वस्तु को जेड प्लेट पर रख दे। चेन जियांग ने जेड प्लेट के केंद्र की ओर इशारा किया और सफ़ेद जेड से बनी जेड प्लेट तुरंत काले धुंध में बदल गई। जहर! जिया बेइलिंग सदमे में चिल्लाया और फिर उसने अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके जहरीली गैस को बाहर भेज दिया। ये कौन सा जहर है? मैं ठीक क्यों हूँ? चेन जियांग भी थोड़ा चिंतित था। उसने अभी अभी इसे छुआ था और सूंघा था, लेकिन अब ये ठीक था। बिल्कुल जहर। जिया बेइलिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह वास्तव में इस हद तक डर गई थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2492। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2492। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने तुरंत अपनी उंगलियों की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मृत्यु विष। यह क्या है? चेन जियांग वर्तमान में 6 लोगों के दर्पणों को ऊंचा उड़ने दे रहा था, क्योंकि निचला हिस्सा जितना मोटा था। क्या तुम्हें अपने शरीर में कुछ गड़बड़ लग रही है? जिया बेलिंग का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था जब उसने पूछा। उसका नाजुक चेहरा डर से कागज की तरह सफ़ेद हो गया था। इस घने अंधेरे स्थान में यह अजीब था। नहीं, तुम्हारा क्या? चेन जियांग ने पूछा। बहन बाय लिंग, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है। जिया बेइलिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में ठीक हो? यह असंभव है। किंवदंती है कि एक बार कोई मौत के जहर को छू लेता है तो वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। वास्तव में मृत्यु विष क्या है? शायद अभी जो चीज़ थी वह नहीं थी। चेन जियांग ने कहा। नहीं, ये होना चाहिए। मैं उस गंध को पहचानती हूँ। मैंने इसे पहले भी देखा है। जब जिया बेलिंग ने कहा तो उसका नाजुक शरीर डर से कांप उठा और उसका चेहरा कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात को डरी हुई एक छोटी लड़की कांपने लगी हो। बहन बाय लिंग, डरो मत। चेन जियांग ने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जिया बाइलिंग का नाजुक शरीर वास्तव में बेहद ठंडा था और चेन जियांग ने तुरंत उसे गर्म करने के लिए कुछ अग्नि ऊर्जा जारी की। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि मौत का जहर वास्तव में जिया बेइलिंग के दिल में डर पैदा कर देगा। शायद मौत के जहर ने उसे पहले भी एक गहरी छाया दी थी। यही वजह थी कि जब वह अतीत के बारे में सोचती थी तो उसे इतना डर लगता था। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग को कसकर गले लगाया। उसका नाजुक शरीर भी बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चेन जियांग ने उसे हल्के से पीछे उठाया और चेन जियांग के शरीर से आने वाली गर्मी को महसूस किया, वह धीरे धीरे ठीक हो गई थी। फिर भी वह अभी भी चेन जियांग को गले लगा रही थी। बहन बाय लिंग, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? चेन जियांग ने पूछा। जिया बेइलिंग ने अपना चेहरा चेन जियांग की छाती पर रखा और चेन जियांग की जांघ पर बैठ गया। उसकी दोनों बाहें चेन जियांग के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसका पूरा शरीर चेन जियांग की बाहों में लिपटा हुआ था।
चेन जियांग ने शुरू में मौत के जहर के बारे में आगे पूछने की योजना नहीं बनाई थी। उसे चिंता थी कि इससे जिया बेइलिंग और भी डर जाएगी, लेकिन जिया बेइलिंग ने फिर भी जोर से कहा, जब मैं बहुत छोटी थी मैंने घातक जहर देखा था। उस समय हमारे परिवार के सभी सदस्य इस जहर में मर गए और मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन अचानक एक काली बारिश हुई और फिर सभी मर गए। मैं अंतरिक्ष कानूनों की शक्ति के साथ पैदा हुई थी, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए अपने अंतरिक्ष अवरोध का इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे जहर नहीं लगा। जिया बेइलिंग ने बहुत ही धीमी आवाज में धीरे से बात की। उसके बाद हमारे शहर में सभी लोग मर गए। हमारा शहर बहुत बड़ा था, वहाँ 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे। उन सभी के मरने के बाद शहर को सील कर दिया गया। ये बिल्कुल इस जगह की तरह है, जहरीली गैस और अंतहीन शिकायतों से भरा हुआ। चेन जियांग ने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया, फिर उसे गले लगाया, जिससे उसे गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास हुआ। बाद में मैं उस शहर में 100 साल से ज्यादा समय तक रहा और वह याद मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रह गई। अभी जब मैंने उस जानलेवा जहर को देखा और उसकी गंध को सूंघा तो मेरी यादें ताज़ा हो गईं। मैं तब भी एक बच्चा था, हर दिन उस डर में जी रहा था। चेन जियांग ने खुद इस बारे में सोचा था, अगर वह इतने लंबे समय तक अरबों मरे हुए लोगों के साथ इस शहर में रहता तो उसके लिए पागल न होना पहले से ही दुर्लभ होता। उसे अचानक समझ में आया कि जिया बेइलिंग कभी कभी एक छोटी लड़की की तरह क्यों होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बचपन के अनुभव उसके लिए एक बुरे सपने की तरह थे, इसलिए उसने अपनी यादों के उस हिस्से को सील करना चुना और अपने बचपन के केवल सबसे सुखद क्षणों को ही संजो कर रखा। छोटे बदमाश, मेरा फायदा उठाओ। जिया बेइलिंग ने हल्के से चेन जियांग की छाती पर चुटकी काटी, फिर चेन जियांग की ओर मुंह बनाया। वह अभी भी चेन जियांग की बाहों में थी। बिल्कुल नहीं, क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? चेन जियांग उसे जाने देना चाहता था, लेकिन उसने किसी भी हालत में ऐसा करने से इनकार कर दिया। देखो, तुम ही हो जो इस समय मेरा फायदा उठा रहे हो। चेन जियांग हंसा, मुझे परवाह नहीं है, मुझे डर लग रहा है। जिया बेइलिंग ने उपहास किया, फिर चेन जियांग की बाहों में लेट गई। तुम यू याओ माउंटेन विला में क्यों नहीं प्रवेश करते? अंदर का वातावरण बहुत अच्छा है। चेन जियांग हंसा, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और जिया बेइलिंग के खूबसूरत चेहरे को चूमा। चेन जियांग द्वारा घात लगाए जाने पर जिया बेइलिंग क्रोधित हो गई, लेकिन उसने केवल चेन जियांग की बांह पर चुटकी काटी और फिर चंचलता से कहा, दुष्ट, तुमने ये भी कहा कि तुमने मेरा फायदा नहीं उठाया और अप्रत्याशित रूप से 1 इंच आगे बढ़ गए और मेरे चेहरे को चूम लिया। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये देखकर कि तुम कितनी खूबसूरत हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यू याओ माउंटेन विला के अंदर जाओ, ये तुम्हें इतना नहीं डराएगा। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग के चेहरे पर चुटकी काटी और कहा, ठीक है, मुझे अंदर आने दो। चेन जियांग ने उसके नितंबों पर चुटकी लेने का अवसर लिया और उसे यू याओ माउंटेन विला में भेज दिया। उसी समय उसने जिया बेइलिंग को अंदर से गालियां देते हुए भी सुना। जब जिया बेइलिंग ने यू याओ माउंटेन विला में प्रवेश किया तो वह जानती थी कि वह चेन जियांग की दिव्य भावना समुद्र दुनिया थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना सुंदर होगा। तभी उसे पता चला कि चेन जियांग हमेशा 2 बेहद खूबसूरत नौकर लड़कियों को साथ लेकर घूमता था और इस वजह से उसने चेन जियांग को कुछ और बार बेकाबू होकर डांटा। छोटे बदमाश, तुम्हें जहर क्यों नहीं दिया गया? जूकांग और किंग्यांग दोनों ने देखा है कि घातक जहर कितना शक्तिशाली है। वे कहते हैं कि दाओ सॉवरिन को भी इससे बचाव करना मुश्किल लगता है, लेकिन तुम वास्तव में ठीक हो। जब जिया बेइलिंग ने इस तरह से इसके बारे में सोचा तब भी वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो बहुत पहले से ही अभेद्य हथियार था, चेन जियांग ने कहा। उसने अभी अभी जिया बेइलिंग को मौत के जहर के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कितना शक्तिशाली था। अभी वह शेन त्यानहू के बारे में और भी अधिक चिंतित था। इस तरह के माहौल में उसके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा, और अगर हुआंग जिनटियन ने उसे यह नहीं बताया कि शेन त्यानहू के आगे बहुत लंबा जीवन है तो वह शायद अभी बेहद दुखी होगा। चेन जियांग अपने 6 लोगों के दर्पणों पर सवार होकर सामान्य परिस्थितियों में यह अधिक सुरक्षित होगा। वह नहीं जानता था कि इस द्वीप पर क्या हुआ था, नहीं वह जानता था कि इस तरह की आपदा का सामना करने के लिए क्या हुआ था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। बहन बाइलिंग, उस समय आपके शहर में ये जहर क्यों था? चेन जियांग ने देखा कि जिया बाइलिंग यू याओ माउंटेन विला में मौज मस्ती कर रही थी, इसलिए उसने पूछा। मुझे भी नहीं पता, कई साल बीत गए हैं और मुझे पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि किंग्यांग और शहर में मौजूद अन्य लोगों पर भी इस घातक जहर ने हमला किया और अचानक काली बारिश हुई। जिस क्षण बारिश ने बारिश को छुआ, जीवित प्राणी धीरे धीरे पिघलने लगे और बाकी सब कुछ काले तरल से ढक गया और धीरे धीरे सड़ने लगा। जिया बेइलिंग अब उतना डरी हुई नहीं थी, क्योंकि फैंग यूजी, चू होनकिंग और यांग जियांगिन सभी अंदर थे, और यांग जियांगिन एक सुंदर जीथर भी बजा रहा था जो आत्मा को शांति दे सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस शहर में आप तीनों दाओ सम्राट इतने साल पहले रहते थे उसे भी इस द्वीप जैसी ही सजा मिली हो?
चेन जियांग ने कहा, तो फिर आप इतने साल पहले इससे बाहर कैसे आए? एक दिन मुझे अचानक शहर में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। जब मैं भागा तो मैंने एक सुनहरी रोशनी को छुआ और बाहर आ गया। बाद में मैंने शहर की खोज करने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इसे नहीं पा सका। जिया बेलिंग ने कहा, मुझे शून्य में कुछ मिला। उसने कहा कि यह एक जहर की सजा थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2493। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2493। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियान को हल्का सा एहसास हुआ कि जिया बाइलिंग और अन्य लोगों को पुस्तक के 3 दाव सार्वभौमों के रूप में किसी प्रकार की शक्ति द्वारा जानबूझकर दंडित किया गया था। बहन बाइलिंग, क्या ये स्वर्गीय दाव द्वारा किया जा सकता है? चेन जियांग ने पूछा। मुझे नहीं पता। स्वर्गीय दाव एक बहुत ही रहस्यमय अस्तित्व है। मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया, लेकिन ये बहुत संभावना है कि उसके द्वारा निर्धारित नियम काम करते हों। या शायद स्वर्ग के कानून में परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण हमारे शहर को दंडित किया जाता है। इब्दू, जिया बेलिंग ने कहा, मैंने अतीत में अक्सर इस मामले पर नीला आकाश सूर्य के साथ चर्चा की थी, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। मैंने तब से इसका उल्लेख नहीं किया है। चेन जियांग ने 6 लोगों के दर्पणों को थोड़ा ऊपर उड़ने दिया। हालांकि यह जगह भयानक मौत के जहर से भरी हुई थी, फिर भी चेन जियांग इस बात से सावधान था कि अंदर क्या छिपा है। क्या आपके पिता सचमुच यही हैं? जिया बेलिंग ने पूछा। ऐसा होना चाहिए। चेन जियांग ने आह भरी, क्योंकि द्वीप पर स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी और हर जगह खतरा था। तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी इस तरह के माहौल में जिंदा रही हूँ। जिया बेलिंग हंस पड़ी। उसे भी ऐसा लग रहा था कि उसने अपना परिवार खो दिया है, इसलिए वह भी चेन जियांग को सांत्वना दे रही थी। चेन जियांग ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि इस जगह की खोज कैसे शुरू की जाए। ये जगह इतनी विशाल थी, यह एक विशाल महाद्वीप के बराबर थी। लेकिन चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक उसके पास शेन तियानहू के बारे में कोई खबर नहीं होगी, वह इस जगह को नहीं छोड़ेगा। बहन बाइलिंग, इतने सालों पहले 2 दाओ सम्राट किंग यांग और शूकांग ऐसे माहौल में कैसे जीवित रहे? चेन जियांग ने पूछा। शायद हम उनके तरीकों का उपयोग करके मेरे पिता की तलाश कर सकते हैं। जिया बेइलिंग के पास अंतरिक्ष की शक्ति थी, वह स्वयं की रक्षा कर सकती थी, और यहाँ तक कि स्वयं को अंतरिक्ष से अलग भी कर सकती थी। वॉर्ड ने कहा कि वह भूमिगत छिपकर बच गया क्योंकि उसके पास एक विशेष क्षमता थी, जो खुद को खोखला दिखाना और फिर जमीन में छेद करना था। उन्होंने कहा कि भूमिगत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिया बेलिंग ने कहा, फिर भी किंग यांग एक घड़ी के अंदर छिपा हुआ था, जो मौत के जहर से जंग खाए बिना था। जब जिया बेलिंग ने भूमिगत होने की बात कही, तो चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। ये वास्तव में एक बेहतर विचार था। उसने तुरंत 6 लोगों के दर्पणों को नियंत्रित किया ताकि वे तेजी से उड़ सकें और हवा में भटक सकें। उसी समय उसने दाओ हॉट आई का उपयोग करके जमीन की जांच की कि क्या उसे कुछ मिल सकता है। इस द्वीप को एक स्वतंत्र दुनिया माना जा सकता है, और उन्हें लगा कि वहां कोर जैसा कुछ जरूर होगा, अन्यथा इस द्वीप का अस्तित्व बनाए रखना असंभव होगा। आधे दिन के बाद चेन जियांग ने एक जगह देखी जहां से लाल धुंध के निशान निकल रहे थे। ये बहुत ही पतला था, लेकिन यह एकमात्र ऊर्जा थी जो उसने अब तक देखी थी। यह अग्नि गुण की लग रही थी, और इसे केवल दाओ हृदय नेत्र का उपयोग करके सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद ही देखा जा सकता था। मैंने कुछ देखा। उस जगह से अग्नि गुण वाली आभा क्यों निकल रही है? चेन जियांग तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। इससे उसे चीजों को अधिक ध्यान से महसूस करने में मदद मिली। यह क्या है? जिया बाइलिंग कुछ भी नहीं देख सकती थी, और वह नहीं जानती थी कि चेन जियांग के पास एक अत्यंत रहस्यमय दाओ हृदय नेत्र था। यह अग्नि गुण वाली आभा है जो जमीन से निकली है। क्या ये तब हुआ जब तुम्हारा पिछला शहर जहर की चपेट में आ गया था? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, जहर का सामना करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं होगी। ये घातक जहर स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है और लगातार जहर फैलाता है। जिस दर से यह आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलता है वह बेहद भयानक है। जब तक किसी व्यक्ति को एक छोटे से बिंदु से छुआ जाता है, वह तुरंत मौत के मुंह में समा जाएगा, और जहर की वह बूंद भी बहुत अधिक हो जाएगी, फिर धुंध में बदल जाएगी और बिखर जाएगी। जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज को छूता है, वह तुरंत निगल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कितना भयानक! चेन जियांग ने कहा। उस स्थिति में यदि थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर लीक हो गया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कई जीवित प्राणी मर जाएंगे? मम्मा, ये पक्का है, इसलिए जब आप बाहर जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं ला सकते। जिया बेलिंग ने कहा, तो इस तरह की जहर की सज़ा बहुत रहस्यमय है। जिस जगह पर यह दिखाई देती है, उसे हमेशा एक बहुत शक्तिशाली अवरोध द्वारा लपेटा जाएगा और अंदर के मौत के जहर को बाहर नहीं आने देगा। कितना भयानक! चेन जियांग कल्पना कर सकता था कि अगर इसकी एक भी बूंद बहकर किसी चट्टान, फूल, पेड़ या ऐसी ही किसी चीज के संपर्क में आ जाए, तो यह और भी अधिक घातक जहरीली आभा में बदल जाएगी और फिर बाहर की ओर फैल जाएगी।
चेन जियांग अब अपने शरीर से और भी ज्यादा हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतने खतरनाक मौत के जहर का विरोध क्यों कर सकता है, क्योंकि उसकी अभेद्यता बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी और उस समय वह केवल अपनी दुनिया में मौजूद जहर का विरोध कर सकता था। उस तरह का जहर मौजूदा ऑक्टोटेरा के शरीर के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि उसके अभेद्य का कोई खास असर होगा। आखिरकार ऑक्टोटेरा में जहर पहले देखे गए जहर से कहीं ज्यादा भयानक था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास पहले जैसा ही अभेद्य होगा। जब चेन जियांग उस जगह के पास पहुंचा जहां से अग्निगुण क्यूई लीक हुई थी, तो उसने महसूस किया कि नीचे से बहुत सारी अग्निगुण ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन क्योंकि मृत जहर की भक्षण क्षमता मजबूत थी, इसलिए लीक होने वाली ऊर्जा बेहद कम थी। अगर चेन जियांग ने पहले से ही ध्यान से निरीक्षण नहीं किया होता तो वह इसे नोटिस नहीं कर पाता। चेन जियांग ने तुरंत भगवान की आंख के दाव चिन्ह का इस्तेमाल किया और भगवान की आंख के दाव चिन्ह को सफ़ेद बाघ के दाव चिन्ह के साथ काम करने दिया। वह हवा में बहुत सी चीजें देख सकता था। उसने जमीन का पीछा किया जो आग जैसी क्यूई छोड़ रही थी और नीचे गया। उसने पाया कि वहां से एक बहुत ही सघन आग जैसी ऊर्जा बह रही थी। जैसे जैसे वह और गहराई में गया, उसे पता चला कि गहराई में एक नदी है। हालांकि यह नदी ज्वाला सार से भरी हुई थी। पृथ्वी का कोर, वास्तव में यहाँ पृथ्वी का कोर है। चेन जियांग बहुत खुश हुआ। इसका मतलब था कि उसके पिता शायद कई बार वहां नीचे रहे होंगे। उन्होंने तुरंत ही टेलीपोर्टेशन का प्रयोग करके लावा के प्रवाह तक पहुंच बनाई। ये फ्लेम एसेंस बहुत खास था। ये बहुत चिपचिपा नहीं था, लेकिन इसका रंग वाकई आग जैसा लाल था। इसके अलावा यह अपेक्षाकृत हल्का था, मानो फ्लेम एसेंस किसी दूसरे खास तरल पदार्थ के साथ मिल गया हो। कहाँ? चेन जियांग इस समय बिल्कुल भी नहीं हिला, जिसका अग्नि तत्व उसके साथ तेज गति से बह रहा था। क्या ये गर्म है? जिया बेइलिंग ने पूछा। मैं भी नीचे जाकर सांस लेना चाहता हूँ। बस थोड़ी गर्मी है, बेहतर होगा कि तुम नीचे मत आओ। अगर कहीं से भी घातक जहर आ गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। चेन जियांग हंसा। चेन जियांग पहले भी पृथ्वी के केंद्र में जा चुका था, इसलिए उसे इस क्षेत्र का अपेक्षाकृत अनुभव था। अभी वह पहले से ही अन्य प्राणियों को देखने से रोकने के लिए अग्नि नदी में गोता लगा चुका था। 2 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह कोई बोल रहा था, जल्दी करो और आग के जानवरों को पकड़ो। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वापस जाने पर हमें फिर से पीटा जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, हमारा जीवन वाकई बहुत कड़वा है। हमने कोई गलती नहीं की। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने उस युवा मालिक को देखा था? वह वास्तव में पकड़ा गया था और गुलाम बना लिया गया था। अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर सुपरवाइजर ने सुन लिया तो निश्चित रूप से पिटाई होगी। चेन जियांग को लोहे की जंजीरों के आपस में टकराने की डिंग डिंग डांग डांग जैसी आवाज भी सुनाई दे रही थी। नदी के किनारे बहुत सारे लोग थे, वे सभी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। चेन जियांग तुरंत धुंध के एक धागे में बदल गया और हवा में तैरने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आग की नदी उसे पहले ही भूमिगत दुनिया में ले जा चुकी होगी। यहाँ बहुत उजाला था, लेकिन जमीन पर सूरज की रोशनी के विपरीत आग की नदी बहुत चौड़ी थी। दोनों तरफ आग की तेज आभा वाले पेड़ थे और किनारे पर 100 से ज्यादा लोग एक साथ जंजीरों से बंधे हुए थे। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2494। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2494। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने अभी अभी दोनों के बीच हुई बातचीत से इस भूमिगत दुनिया के बारे में काफी कुछ सुन लिया था। यहाँ कुछ बेहद शक्तिशाली लोग थे और सिर्फ इसलिए कि दूसरों ने उन्हें देखा, वे बेहद दुखी थे और फिर उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। इससे पता चला कि भूमिगत दुनिया कितनी क्रूर थी और सत्ताधारी लोग कितने घृणित थे। यहाँ जानवर भी थे और उन्हें अग्नि जानवर कहा जाता था। आखिरकार भूमिगत दुनिया और पृथ्वी का केंद्र लंबे समय से गर्म स्थान रहे हैं। चेन जियांग हवा में तैर रहा था, इन लोगों की ताकत को देख रहा था। वे वास्तव में दावदान क्षेत्र के आकार के थे। उनके जैसी ताकत वाले लोग, वास्तव में उनमें कोई गरिमा नहीं थी। इससे उसे यह महसूस हुआ कि भूमिगत दुनिया में जो लोग शक्तिशाली हैं, वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्हें बचाओ, जिया बेइलिंग ने कहा। मुझे पता है। चेन जियांग ने सिर हिलाया। वह वर्तमान में पर्यवेक्षक की तलाश कर रहा था। लोगों का ये समूह पहले से ही गुलाम था, इसलिए वे जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते थे वह पर्यवेक्षक थे। उन सभी के हाथों में एक लंबा कोड़ा था जो आग उगल रहा था। अभी अभी चेन जियांग ने कई लोगों के शरीर पर कोड़े के निशान देखे थे। ये स्पष्ट था कि उन सभी को कोड़े मारे गए थे। तुम कमीनों, शिकायत मत करो। तुम लोगों का ऐसा अंत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने रईसों को नाराज किया था और उन्होंने तुम्हें जिंदा रहने दिया। ये किस्मत है, वरना तुम बहुत पहले ही खा लिए गए होते। बेशक वे तुम जैसे नीच लोगों का मांस नहीं खाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वे तुम्हें अपने पालतू जानवरों या तुम्हारे बगल में खड़े सैनिकों को खिलाएंगे। तुम सब लोग अच्छे से व्यवहार करो और भागने के बारे में सोचना भी मत।
नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ओवसियर ने जब ये कहा तो वह बुरी तरह से हंसा और फिर उन दो बेहद दुबले पतले युवकों पर बरस पड़ा। हैरानी की बात यह है कि वह उन पर हंसा, जिससे चेन जियांग बहुत क्रोधित हो गया। चेन जियांग कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कैसी दुनिया होगी जो वास्तव में इंसानों को खा जाएगी। पांचों पर्यवेक्षक दावदान क्षेत्र के 10वें स्तर पर हैं। मैं उन्हें खुद संभाल सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा, यूयाओ माउंटेन विला के जिया बेलिंग कार्रवाई करना चाहते थे। मैं ठीक हो जाऊंगा। बहन बायलिंग, इस बदमाश को मारने से तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। चेन जियांग ने कहा। वह पहले ही अपने मानव रूप में वापस आ चुका था। उसकी स्वर्गीय जादुई तलवार पहले ही लॉन्ग ज्यूक सियाओ के लिए मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन इससे उसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। चेन जियांग ने अभी अपनी तलवार निकाली ही थी कि एक पर्यवेक्षक ने उसे देख लिया और तुरंत चिल्लाया, आप वास्तव में कौन हैं? ये राजा क्यूई महल का क्षेत्र है। चेन जियांग तुरंत नीचे उतरा, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। अभी उसने अपेक्षाकृत शालीन कपड़े पहने हुए थे, एक सुंदर और मर्दाना रूप के साथ वह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा लग रहा था। मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ऐसा कहते हुए चेन जियांग के हाथ में अचानक एक ज्वलंत तलवार प्रकट हुई और पर्यवेक्षक के गले में घुस गई। अग्नि तलवार से प्रचंड अग्नि ऊर्जा फूट पड़ी और पर्यवेक्षक के शरीर में प्रवेश कर गई। धमाका! ओवसियर का शरीर फटकर राख हो गया। जब पिट रहे दो युवकों ने ये देखा तो वे वहीं स्तब्ध रह गए। कमीने, तुम में वाकई राजा क्यूई महल के किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक सुपरवाइजर दौड़कर आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम चल पाता, चेन जियांग ने टेलीपोर्ट होकर सुपरवाइजर के माथे पर मुक्का मार दिया। उल्का अमर शक्ति फूट पड़ी। निडर ऊर्जा ने एक मजबूत दबाव बनाया और पर्यवेक्षक को कुचल दिया। भयानक लपटों के अलावा चेन जियांग ने उसकी मुट्ठी को चूर्ण में बदल दिया। बाकी 3 सुपरवाइजर अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना लापरवाह होगा। आप वास्तव में कौन हैं? पृथ्वी आत्मा, दुनिया में हर कोई जानता है कि जब तक आप हमारे राजा क्यूई महल को अपमानित करते हैं तब तक आप एक भयानक मौत मरेंगे। ये लोग सबसे अच्छे उदाहरण हैं। एक पर्यवेक्षक चिल्लाया। उसने फिर से आने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं पता कि राजा क्यूई का महल क्या है, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं इसे समतल करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेशक, उससे पहले मैं राजा क्यूई से तुम तीनों कुत्तों का सफाया कर दूंगा। जब चेन जियांग बोल रहा था, वह पहले ही पर्यवेक्षक के सामने आ चुका था और एक मुक्का मारकर उसने उसे धूल में बदल दिया। शेष 2 पर्यवेक्षकों ने अब और बोलने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे भागने वाले थे, आग की लताएं उनके पैरों के चारों ओर लिपट गईं और चेन जियांग ने हवा में उन पर एक मुक्का मारा, जिससे उनके शरीर में आग की 2 धाराएं चलीं, जिससे उनके शरीर जलकर राख हो गए। गुलाम दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी इतना लापरवाह होगा। इसके अलावा वह बहुत शक्तिशाली था। बस ऐसे ही उसने 5 पर्यवेक्षकों को मार डाला। उसके बाद चेन जियांग और समूह ने उन जंजीरों को खोल दिया जो उन्हें बांधे हुए थे। जंजीरें बेहद मजबूत सामग्री से बनी थीं और दावदान क्षेत्र से बनी थीं। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। बड़े भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरना कौन जाने हमें कितने दिनों तक यातनाएं दी जाती। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दासों के समूह ने चेन जियांग को धन्यवाद दिया। सभी लोगों, आप सभी को स्वामी सेवक अनुबंध में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, है ना? चेन जियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमारे पास योग्यता नहीं है। केवल ताकतवर लोगों को ही रईसों द्वारा चुना जाएगा और वे मालिक सेवक अनुबंध बनाने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें हम पर बेहतर नियंत्रण रखने की अनुमति मिलेगी। युवक ने कहा, इसलिए वे हमें बंद करने के लिए केवल लोहे की जंजीरों का उपयोग कर सकते हैं। हीरो, तुम कहाँ से आए हो? तुम यहाँ के नहीं लगते। तुम सच में शक्तिशाली हो। तुम राजा क्यूई महल से नहीं डरोगे? एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसका शरीर कोड़े के निशानों से ढका हुआ था। चेन जियांग ने कई गोलियां निकालीं जो उसे जिया बाइलिंग ने दी थीं, और ये कोई कीमती गोलियां नहीं थीं, लेकिन ये इन लोगों के लिए बेहद उपयोगी थीं। उन्हें खाने के बाद उनके शरीर पर लगी चोटें काफ़ी हद तक ठीक हो गईं। मैं बाहरी दुनिया से हूँ। क्या आप सतह के बारे में कुछ जानते हैं? चेन जियांग ने पूछा। वह वास्तव में बाहर से आया था। क्या तुम्हें काले जहर से डर नहीं लगता? किशोर ने कहा और उसने चेन जियांग को सम्मान भरी आंखों से देखा। नहीं, चेन जियांग हंसा। भारी बारिश के बाद अनगिनत लोग मर गए। हम बाहरी लोग हैं। इस दुनिया के सभी लोग मर गए हैं। बूढ़े आदमी ने कहा। विदेशी, आप सभी यहाँ से कैसे आ सकते हैं? चेन जियांग ने तुरंत पूछा। वह मन ही मन चिंतित था, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि यहाँ सभी लोग मर चुके हैं। जिस दुनिया में हम मूल रूप से थे उसे दंडित किया गया था, लेकिन एक संयोग की परिस्थितियों में जिस दुनिया में हम थे उसमें एक दरार आ गई और फिर हम इस जगह पर आ गए। दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल सकते थे, लेकिन वे पृथ्वी आत्मा की दुनिया को नियंत्रित करने के लिए दुष्ट राक्षसों ने युद्ध छेड़ दिया और यहाँ के सभी स्वदेशी लोगों को मार डाला। वे लोग भी अब कुलीन हैं।
बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, उस समय मैं अभी भी बहुत छोटा था और मेरे माता पिता को भी पकड़ लिया गया और मार दिया गया क्योंकि वे युद्ध के खिलाफ थे। जो लोग शुरू में इसके विरोध में थे वे सभी मारे गए और जिन्होंने युद्ध में भाग लिया वे सभी अब कुलीन हैं। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और दांत पीस लिए। वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये तो उसका जन्मस्थान था, वह ऐसी मुसीबत में क्यों फंस गया? ओह हाँ, लगता है एक और व्यक्ति अभी भी जीवित है। उसका नाम शेन तियानहू है। बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, वे दुष्ट आत्माएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2495। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2495। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। शेन तियानहू की मृत्यु नहीं हुई। चेन जियांग खुश और प्रसन्न था, लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे उसके शेन परिवार को एक दुखद मौत का सामना करना पड़ा तो उसका दिल तुरंत दुख से भर गया। यही उसकी जड़ें थीं। बूढ़े साहब, क्या आप जानते हैं कि शेन तियानहू कहाँ है? चेन जियांग ने पूछा। आप उसके बारे में कितना जानते हैं? शेन तियानहू मूल रूप से पृथ्वी आत्मा दुनिया के दायरे का राजा था। वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसका शेन परिवार भी बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वे अभी भी दर्जन या उससे अधिक शक्तिशाली ताकतों को हराने में असमर्थ थे और अंततः नष्ट हो गए। बूढ़े आदमी ने आह भरी। मैंने सुना है कि वह अभी तक मरा नहीं है। क्या वह अभी भी जीवित है? वह अभी भी पृथ्वी आत्मा दुनिया में है, बदला लेने की योजना बनाने के लिए कहीं छिपा हुआ है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। क्या आप सभी के पास जाने के लिए जगह है? चेन जियांग ने पूछा। ये पृथ्वी आत्मा दुनिया बहुत बड़ी है, अगर हम यहाँ छिप गए तो वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, माननीय नायक। सू यू ने शांति से कहा। मम्मा, तुम लोग जल्दी से चले जाओ। मैं यहाँ कुछ देर रुकूंगा और अगर कोई आया तो मैं उसे मार डालूंगा। इस तरह वे कुछ समय तक तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे। चेन जियांग ने कहा। दासों का समूह एक बार फिर चेन जियांग के प्रति आभारी था और फिर एक साथ चला गया। वे जानते थे कि दुश्मन से लड़ने के लिए अब उन्हें एक साथ एकजुट होना होगा। चेन जियांग ने 4 घंटे तक इंतजार किया और निश्चित रूप से कोई आया। यह एक सेना थी, सैकड़ों लोग, उन सभी ने कवच पहना हुआ था और वे सभी दावदान क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। दास कहाँ हैं? प्रमुख व्यक्ति ने पूछा। उसके हाथ में भला पहले से ही चेन जियांग के गले पर था। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी, हत्या के इरादे से भरी हुई थी। आपको अपने पर्यवेक्षक से पूछना चाहिए, चेन जियांग ने कहा। नेता ने पूछा, ओवरसियर कहाँ है? मृत। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह पर्यवेक्षक के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। एक हिंसक बाघ की दहाड़ सुनाई दी और चेन जियांग की मुट्ठी एक सफ़ेद बाघ के आकार में बदल गई। यह उसके पिता की मुट्ठी तकनीक थी। इसे देखते ही बायलाई सैनिक को तुरंत याद आ गया कि शेन तियानहू ने उस समय उनके कई शक्तिशाली नेताओं को मारने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल किया था। चेन जियांग की मुट्ठी तकनीक और भी अधिक हिंसक हो गई क्योंकि उसने उल्का अमर शक्ति को जोड़ा। बाघ ने नेता के सिर की ओर मुंह किया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। वह जमीन पर गिर गया। चेन जियांग की अग्नि हथेली से धूल में बदल गया। हम राजा क्यूई से हैं। जैसे ही सैनिकों में से एक ने बोलना समाप्त किया, उसके मुंह को आग की तलवार से छेद दिया गया और चेन जियांग की आग की तलवार का दाव निशान भी बेहद शक्तिशाली था। चेन जियांग का समूह भी आसमान में ऊपर पहुंच गया और एक विशाल अग्नि बादल ताड़ को छोड़ दिया। उल्का अमर शक्ति की दिव्य ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन्होंने हमला किया और पलक झपकते ही वे जमीन पर गिर गए। वे 100 या उससे अधिक शक्तिशाली सैनिक तुरंत उसके द्वारा मारे गए। अग्नि मेघ ताड़ के कारण आकाश घने अग्नि में बादलों से ढक गया और अग्नि में प्रकाश आकाश तक पहुंच गया। दूर से भी इसे अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था और जब अग्नि मेघ ताड़ नीचे दबा तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ ढह रहे हों और जमीन फट रही हो, जिससे धरती लगातार कांप रही हो। इस तरह की हरकत से तुरंत ही वहां मौजूद रैंकर्स घबरा गए। वे सब बाहर निकल आए, लेकिन देखा कि चेन जियांग आसमान में तैर रहा था और उन्हें जानलेवा नजरों से देख रहा था। तुम कौन हो? तुमने वास्तव में हमारे राजा क्यू के 100 कुलीनों को मार डाला। एक बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से कहा। तुम दावदान क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली ताकत है। तुम निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध कबीले से हो, लेकिन तुम किस तरह की शक्ति से हो? बूढ़े आदमी के पीछे 10 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। वे सभी दावपो राज्य के 5वें चरण में थे। क्या आप किंग क्यू पैलेस से हैं? चेन जियांग ने पूछा। ये सही है, राजा क्यूई 30 शहरों का प्रभारी है। हम क्यूई शुआंग शहर में तैनात हैं। बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम हमारे लोगों को क्यों मारना चाहते थे? इस बूढ़े आदमी की ताकत बहुत मजबूत है। उसका दावपो क्षेत्र 7वें या 8वें स्तर पर है। चेन जियांग उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल भी डरता नहीं है। क्योंकि तुम लोग राजा क्यूई के लोग हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम सब ने भी उस बकवास राजा क्यूई के लिए बहुत सारे बेरहम काम किए होंगे, है न? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। ऐसा लगता है।
कि तुम एक ऐसे व्यक्ति बनने जा रहे हो जो बुराई से पैसे ऐंठता है और बुराई को सजा देता है। तुम्हें हमारे राजा क्यू का अपमान करने की ताकत चाहिए और यही तुम्हारी मौत की सजा होगी। बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, तुम जा सकते हो और अब मर सकते हो। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसके पीछे खड़े 10 अधेड़ उम्र के लोग तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। हालांकि जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि केवल उनके शरीर ही वहां से गुजरे थे और उनके सिर, पैर और टांगें अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थीं। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात से लगा कि उनके पैर, टांगें, सिर और शरीर अलग होने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। इसके अलावा उनके बीच का संबंध अभी भी बना हुआ था। यह जिया बेलिंग की चाल थी। चेन जियांग ने जिया बेलिंग को पहले भी इस चाल का उपयोग करते देखा था। आप कौन हैं? हम, राजा क्यूई, ने कभी भी किसी बड़ी शक्ति को नाराज नहीं किया है और जब हम लोगों को मारते हैं तो हम केवल उन नीच लोगों को मारते हैं। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्योंकि उसके 4 अंग उसके शरीर से अलग हो गए थे। आप सभी जल्द ही मरने वाले हैं, आपको इतना सब जानने की क्या जरूरत है? चेन जियांग के बोलने के बाद वह चला गया और बूढ़े आदमी के सिर पर जोरदार हथेली से वार किया, जिससे वह राख में बदल गया। बाकी 10 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष स्तब्ध थे। केवल उनके शरीर हिल सकते थे, लेकिन उनके शरीर केवल हिल सकते थे, उसका क्या फायदा था? उनके हाथ और पैर सभी अपने मूल स्थानों पर थे, केवल इधर उधर तैर रहे थे, चेन जियांग पर हमला नहीं कर रहे थे। बहुत जल्दी ही चेन जियांग ने इन 10 लोगों को मार डाला। बेशक उसने उनमें से सिर्फ एक को ही मारा, उसकी यादों को अपने अंदर समाहित करने के बाद। चेन जियांग ने अपनी यादों से इस पृथ्वी आत्मा दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। इस पृथ्वी आत्मा दुनिया का निर्माण उसके पिता शेन तियानहू ने किया था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता में ऐसी क्षमताएं होंगी। वह भूमिगत रूप से इस तरह का शहर बनाने में सक्षम था और यह भी बहुत स्पष्ट था कि उसके पिता ने भविष्यवाणी की थी कि एक जहरीली बारिश होगी जिससे कई लोग बच जाएंगे। हालांकि स्थानिक दरार की उपस्थिति के कारण उन्हें किसी अन्य दुनिया से लोगों द्वारा यहां लाया गया था, जहां अंततः युद्ध छिड़ गया और पृथ्वी आत्मा दुनिया के कई विशेषज्ञ मारे गए। मुझे जल्द से जल्द पिता को ढूंढना होगा। चेन जियांग केवल अपने पिता को बता सका कि वह यहाँ था। चेन जियांग पास के क्यूशुआंग शहर में आया, जहाँ शहर की दीवारों के चारों ओर 1 लाख से ज्यादा लोग थे। राजा क्यू का बेटा जो शहर के स्वामी के रूप में सेवा कर रहा था, वह सिर्फ एक पोपिंजय था और चूंकि वह राजा क्यू के पिता का था, इसलिए कई शक्तिशाली लोगों ने घुटने टेक दिए और उसे चाटा, बस राजा क्यू का पक्ष लेने के लिए। चेन जियांग को अब पता चल गया था कि राजा क्यूई किस तरह का अस्तित्व था। पृथ्वी आत्मा दुनिया पर कब्जा करने वाले पहले सम्राट को पृथ्वी आत्मा सम्राट कहा जाता था और पृथ्वी आत्मा सम्राट के साथ आने वाले 10 महान नेताओं को राजा की उपाधि दी गई थी। राजा क्यूई परिवार था जो बहुत मजबूत भी था। आखिरकार यह एक अपेक्षाकृत छोटा शहर था, लेकिन यहाँ ट्रांसमिशन एरे थे जो अन्य शहरों तक ले जा सकते थे। क्यूई शियानलैंग राजा क्यूई का भोगवादी बेटा है। लगता है कि वह यहाँ किसी तरह की सभा कर रहा है और मैं जाकर उसे बाधित कर सकता हूँ। चेन जियांग ने दूर से सबसे आलीशान इमारत को देखा। ये क्यूई शियानलैंग का निवास था। जब चेन जियांग आया तो वह पहले से ही उसके द्वारा मारे गए मध्यम आयु वर्ग के लोगों में से एक बन गया था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का भी यहाँ बहुत ऊंचा स्थान था। आखिरकार वह मजबूत था, इसलिए वह आसानी से ऊंची इमारत में प्रवेश कर गया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2496। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2496। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आप जानते हैं कि एनीमे और मंगा के बीच अंतर क्या है? 001 1:52। वीडियो यूआरएल की प्रतिलिपि लें। चालू करे रोके। म्यूट अनम्यूट। एक समस्या का आख्या। भाषा शेयर करना। माओ प्लेयर। ऊंची इमारत में प्रवेश करने के बाद चेन जियांग अपनी यादों के अनुसार एक मंजिल पर गया। ये वह मंजिल थी जहां क्यू जियान अक्सर आनंद की तलाश करता था और वह अक्सर अन्य शक्तियों के युवा मास्टर्स को उसके साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता था। वे सभी पॉपिंजे थे। जब चेन जियांग सीढ़ियों से ऊपर चला गया तो वह अपने मूल रूप में वापस आ गया। जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने हंसी की लहरें सुनी और तुरंत पुष्टि की कि यह वही मंजिल थी जिस पर क्यू जियान था। अंदर जाकर उसने देखा कि अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के बीच में एक स्टेज था जिस पर कई लड़कियां नाच रही थीं और नीचे कई नौजवान रईस खड़े थे जो सुंदरियों को गले लगा रहे थे, शराब पी रहे थे और हंस रहे थे। चेन जियांग अब ऐसे असाधारण और असाधारण दृश्यों से अपरिचित नहीं था। पहले वह अक्सर देखता था कि कई महिलाएं अब अर्धनग्न और अत्यधिक नग्न थीं। प्रवेश करने के बाद चेन जियांग ने चारों ओर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि सबसे मजबूत सिर्फ एक दाव पो क्षेत्र था। बाकी सभी दाव दान क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। यहाँ के महत्वाकांक्षी युवा स्वामी ज्यादातर दाव दान क्षेत्र के 10वें स्तर पर रुक गए थे, जिससे उनके लिए स्तर बढ़ाना मुश्किल हो गया था। क्यू जियान लैंग। चेन जियांग चिल्लाया, उसकी आवाज बहुत तेज थी जिससे सभी के कान गूंज उठे। इस समय हॉल शांत हो गया। मुझे कौन बुला रहा है?
क्यू जियान खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर देखने लगा, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। यह मैं हूँ, चेन जियांग ने उदासीनता से कहा। क्यू जियान के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके बगल में दो मोहक महिलाएं उसे गले लगा रही थीं। क्या तुम नियम जानते हो? जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम्हें मुझे सूचित करना होगा और उसे गिरफ्तार करना होगा। कितनी शर्मनाक बात है, क्यू जियान ने ठंडे स्वर में कहा। जब चेन जियांग ने अभी चिल्लाया तो उसके पीछे दो आदमी खड़े थे। अब क्यू जियान के आदेश पर उन्होंने उत्सुकता से चेन जियांग की बांह पकड़ ली, उसे दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन अचानक चेन जियांग गायब हो गया। सभी ने चेन जियांग की ओर देखा और बस ऐसे ही वह अचानक गायब हो गया, जिससे वे चौंक गए और चारों ओर देखने लगे। वह कहाँ है? क्यू जियान ने इधर उधर देखा और अपनी आंखें मलीं। उसने बहुत शराब पी रखी थी और नशे में धुत हो रहा था। यहाँ चेन जियांग अचानक क्यूई जियान के सामने प्रकट हुआ और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम्हारे पिता राजा क्यूई हैं। ये सही है, वास्तव में आप कौन हैं? आप जानते हैं कि मेरे पिता एक राजा क्यूई हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ इतना असभ्य होने की हिम्मत करते हैं। क्यूई जियान चौंक गया और जल्दी से चिल्लाया, तुम्हें जीने से थक जाना चाहिए। जब चेन जियांग बोल रहा था, उसने क्यू जियान के चेहरे की ओर एक मुक्का मारा और उसी समय एक हाथ ने क्यू जियान की कलाई पकड़ ली। इस तरह क्यू जियान को भारी मुक्का लगने पर भी वह उड़कर बाहर नहीं आएगा। चेन जियान का मुक्का बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन क्यूई जियान ने एक दयनीय चीख निकाली। उसका सुंदर सफ़ेद चेहरा पहले से ही लाल हो गया था और उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था। चेन जियांग ने खुद को अच्छी तरह से नियंत्रित किया। वह एक मुक्का में क्यू जियान को नहीं मार सका, लेकिन वह अभी भी दर्द महसूस कर सकता था। तुम जल्दी से उसे मार डालो, क्यू जियान दहाड़ा। वह नहीं जानता था कि चेन जियांग ने उस पर हमला क्यों किया, लेकिन यह अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि चाहे जो भी कारण हो, उसे चेन जियांग को मारना था ताकि उसके दिल में नफरत को दूर किया जा सके। चेन जियांग ने फिर से थप्पड़ मारा, जो कि क्वी जियान के सूजे हुए चेहरे पर लगा, जिससे वह फिर से बुरी तरह चिल्लाने लगा। अगर तुमने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उसका एक हाथ काट दूंगा, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा, तुम सब भाग जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यूई जियांग का शरीर कांप उठा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और चेन जियांग पर हमला करने वाला था, लेकिन चेन जियांग ने उसके सीने पर वार कर दिया। हथेली के प्रहार के बल से क्यूई जियांग दर्द से चीख उठा और उसने मुंह से खून भी उगल दिया। तुम कौन हो? यंग मास्टर क्यू को जल्दी से छोड़ दो, वरना किंग क्यू तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देगा, एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। वह क्यू जियान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से भविष्य में उसे दोषी ठहराया जाएगा। मैं चेन जियांग हूँ, शेन तियानहू ने मुझे इस कचरे को मारने के लिए कहा था। जैसे ही चेन जियांग ने ये कहा, उसने क्यू जियांग के चेहरे पर कुछ और थप्पड़ मारे। क्यू जियांग का चेहरा इतना विकृत हो गया था कि वह उसे पहचान भी नहीं पाया। ये शेन तियानहू द्वारा भेजा गया था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गंभीर हो गया और जल्दी से पीछे हट गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि चेन जियांग बहुत मजबूत था, अन्यथा वह क्यू जियांग को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता, जो दाओदांग क्षेत्र के 10वें स्तर पर था। चेन जियांग भी दाओदांग क्षेत्र के 10वें स्तर पर था, लेकिन उसी स्तर के लोगों के बीच वह मूल रूप से अजेय था। तुम कमीने, अगर दूसरे लोग तुम्हें ज्यादा देखेंगे तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और गुलाम बना लिया जाएगा। चेन जियांग ने नाक भान से कुर्री और क्यू जियांग के पेट में मुक्का मारा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जीने दूंगा, लेकिन तुम मरने से बेहतर महसूस करोगे। ऐसा कहकर चेन जियांग ने क्वी जियांग के सिर पर थप्पड़ मारा, जिससे क्वी जियांग का दिव्य ज्ञान सागर सीधे टूट गया, जिससे वह एक अपन की तरह दिखने लगा। मुझे अपने पिता राजा क्यूई कछुए को ये बताने में मदद करें कि मैं चेन जियांग उसे जल्द या बाद में ढूंढ लूंगा। उस समय मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैं तुम्हारे साथ करता हूं, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा और फिर क्यूई जियांग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की ताकत से क्यूई जियांग उछलकर दीवार से टकराया और बाहर सड़क पर जा गिरा। इसके बाद चेन जियांग ने अपनी हथेली से जमीन पर प्रहार किया। उन्मत्त हेवन ब्लास्टिंग पाम ने एक भयानक आघात तरंग जारी की, जिसने पूरी इमारत को खंडहर में बदल दिया और खंडहर के भीतर दबे सभी लोग कोसने लगे। जब इमारत ढह गई, चेन जियांग पहले ही दूर जा चुका था। एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट होने के बाद जहां कोई नहीं था, चेन जियांग ने खुद को एक बूढ़े व्यक्ति में बदलने के लिए एक परिवर्तन तकनीक का इस्तेमाल किया और फिर शहर के कुछ हिस्सों में एक गुप्त निशान छोड़ दिया। केवल शेन परिवार ही इस गुप्त निशान के पीछे का अर्थ समझ सकता था। यदि शेन तियानहू ने इसे देखा तो यह अभिलेख उसे उस स्थान तक ले जाएंगे जहां उसे दफनाया गया था। चेन जियांग इस समय शहर में था, इसलिए उसके द्वारा इतना हंगामा मचाने से यह निश्चित रूप से कुछ ही समय में फैल जाएगा। अगर शेन तियानहू को इस बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से चुपके से शहर में आएगा और उस समय वह उनसे संपर्क करने में सक्षम होगा।
2 दिन बाद यह मामला पूरे शहर में फैल चुका था और चेन जियांग ने कई लोगों से सुना कि शहर के अधिकांश लोग, जिनमें क्यू जियान भी शामिल था, बेहद निराश थे और यहाँ तक कि सम्राटों और अन्य रईसों के बारे में भी ऐसा ही महसूस करते थे, क्योंकि वे हमेशा कमजोरों को धमकाने और कमजोरों को डराने के लिए जो चाहते थे करते थे। क्यू जियान को चेन जियांग ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दिव्य भावना सागर पूरी तरह से मिट गया था। नए लोगों की खेती करना बेहद मुश्किल था और उसे चेन जियांग ने बेरहमी से पीटा भी था। उसका दिल निश्चित रूप से छाया से भरा था और यह उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। जब राजा क्यू को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत कुछ विशेषज्ञों को जांच के लिए भेजा। चेन जियांग ने पाया कि वे विशेषज्ञ केवल दाओपो क्षेत्र के 5वें या 6ठे चरण में थे, इसलिए वे उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। इस समय इस शहर को बहुत नुकसान हुआ था। सबसे पहले चेन जियांग ने 100 कुलीन सैनिकों को मार डाला, फिर 10 कुलीन योद्धा और एक नेता मारे गए। राजा क्यू के बेटे को मारना और इतना क्रूर और अहंकारी होना स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। राजा क्यू ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और चेन जियांग का नाम भी पूरे पृथ्वी आत्मा जगत में फैल गया था, जो कि ठीक वैसा ही था जैसा चेन जियांग ने भविष्यवाणी की थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2497। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2497। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। आप जानते हैं कि एनीमे और मंगा के बीच अंतर क्या है। 0:06 1:52। वीडियो यूआरएल की प्रतिलिपि लें। चालू करे रोके। म्यूट अनम्यूट। एक समस्या का आख्या। भाषा शेयर करना। माओ प्लेयर। इस मामले ने न केवल राजा क्यू को क्रोधित किया बल्कि अन्य रईस भी इससे बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शेन त्यानहू के अधीन ऐसा व्यक्ति होगा। चेन जियांग पूरे समय शहर के अंदर इंतजार कर रहा था। उसने उसे बहुत लंबा इंतजार नहीं कराया, वह केवल शेन त्यानहू के संकेत का इंतजार कर रहा था। शेन त्यानहू को शहर में एक गुप्त रिकॉर्ड मिला और वहां एक जैद तावीज़ मिला। तभी वह इस जैद तावीज़ का उपयोग करके चेन जियांग को संदेश भेज सकता था और उससे संपर्क कर सकता था। जियांगर, क्या ये तुम हो? चेन जियांग ने जैद ताबीज से अपनी परिचित आवाज़ सुनी, लेकिन ये धीमी थी। पिताजी, यह मैं हूँ, चेन जियांग ने उत्साह से कहा। अच्छा अच्छा, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें ढूंढने जाता हूँ। शेन त्यानहू भी इस समय बहुत उत्साहित था। उसने नहीं सोचा था कि वह अपने बेटे से दोबारा मिल पाएगा। पिताजी, मैं आपको ढूंढने जाऊंगा। आप अभी कहाँ हैं? चेन जियांग ने पूछा। उसे चिंता थी कि अगर शेन त्यानहू ने खुद को ठीक से नहीं छुपाया तो उसे खोज लिया जाएगा। शेन त्यानहू ने चेन जियांग को अपना स्थान बताया और चेन जियांग तुरंत वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने मूल स्वरूप में आ गया। जब उसने शेन त्यानहू को देखा तो चेन जियांग की आंखें नम हो गईं और वह शेन त्यानहू को गले लगाने के लिए दौड़ी। शेन त्यानहू पहले से ही एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह था। उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी उम्र भी काफ़ी अधिक थी, लेकिन चेन जियांग को सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि शेन त्यानहू दाओपो क्षेत्र के 10वें चरण में था। वह उत्सुक था कि शेन त्यानहू इतनी जल्दी कैसे सफलता प्राप्त कर पाया और इतनी साधना कैसे कर पाया। चलो कहीं और बात करते हैं, चेन जियांग ने अपनी शंक्वाकार टोपी साथ लेकर शहर से बाहर निकलने से पहले कहा। वे शहर से बहुत दूर एक जंगल में पहुंच गए। पिताजी, क्या हो रहा है? हमारे शेन परिवार का क्या हुआ? क्या वह अभी भी वहीं है? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। वह चला गया। शेन त्यानहू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इतना समय हो गया है और इतनी सारी चीज़ों के बाद मैं अब शेन परिवार नहीं चाहता, लेकिन मैंने पृथ्वी आत्मा दुनिया की स्थापना की और यह सिर्फ इतना है। आह, ये सब मेरी गलती है। मेरे पास खुद की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। चेन जियांग इस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि जो लोग पृथ्वी आत्मा दुनिया पर हमला कर रहे थे वे अभी भी जीवन का आनंद ले रहे थे। क्या तुम ही एकमात्र बचे हो? चेन जियांग ने शेन त्यानहू के कंधे पर थपथपाया। बिल्कुल नहीं, हमारे आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए और बहुत से नागरिक बच गए। उस समय मुझे अनुमान था कि उन लोगों के इरादे बुरे होंगे और मैं समय समय पर उनका बचाव करता रहा। शेन त्यानहू ने हंसते हुए कहा, मैंने एक गहरे स्थान पर एक भूमिगत महल बनाया। ये पृथ्वी के केंद्र के बहुत करीब है और वहां आग की एक बहुत छोटी नदी भी है। मैंने सुना है कि वे सभी मारे गए हैं। पिताजी, आप बहुत बढ़िया हैं। चेन जियांग ने शेन त्यानहू को एक बड़ा अंगूठा दिखाया। अगर मैं शक्तिशाली होता तो मुझे भगाया नहीं जाता। शेन त्यानहू ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम कमाल के हो, ये सोचकर कि तुम मुझे वास्तव में पा सकते हो और यहाँ तक कि इस शापित जगह में प्रवेश कर सकते हो और राजा क्यू के बेटे को बेरहमी से पीट सकते हो। ठीक है, इस द्वीप पर क्या हुआ? चेन जियांग ने पूछा। आसमान से अचानक जहरीली बारिश हुई जिससे पूरा द्वीप मौत के जहर में डूब गया। मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि उस छोटी सी अवधि के दौरान जब मैं सो रहा था तो ऐसे लोग थे जो मुझे इस मामले के बारे में बताते थे। इसके अलावा वे मुझे इससे बचने का तरीका भी बताते थे। शेन त्यानहू ने कहा। बहुत आश्चर्यचकित हुआ।
किसी ने वास्तव में उसे यहाँ एक पृथ्वी आत्मा दुनिया बनाने के लिए कहा था। ये पृथ्वी आत्मा दुनिया पहले से ही अस्तित्व में थी, हमने बाद में कई शहरों का निर्माण किया, इसलिए जब जहरीली बारिश आई तो हम में से एक भी नहीं मरा। ये पृथ्वी आत्मा दुनिया पहले से ही अस्तित्व में थी, हमने बाद में कई शहरों का निर्माण किया। जब शेन त्यानहू ने इस पल के बारे में सोचा तो वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। चलो भूमिगत महल पर एक नज़र डालें, चेन जियांग ने कहा। शेन त्यानहू ने चेन जियांग को टेलीपोर्ट करने का निर्देश दिया और बहुत जल्दी वे भूमिगत महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यह एक पर्वत श्रृंखला की गहराई में था और एक मृत ज्वालामुखी के मुहाने से प्रवेश किया गया था। पिताजी, वे लोग कितने मजबूत हैं? चेन जियांग ने पूछा। मैं उन्हें ठीक करने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप यहां से पृथ्वी आत्मा दुनिया पर कब्जा कर सकें। सबसे शक्तिशाली तो वह पृथ्वी आत्मा विश्व सम्राट होना चाहिए। वह आदमी दाओपो क्षेत्र में घुस गया, इसलिए मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। अगर वह नहीं होता तो मैं हारता नहीं, शेन त्यानहू ने कहा। इस समय उसने एक पत्थर का दरवाज़ा खोला। पिताजी, आपने इतनी तेजी से साधना कैसे की? आप मुझसे बहुत तेज हैं। इतने सालों में मैंने भी अपनी गति बढ़ाने के लिए गोलियों पर भरोसा किया है। चेन जियांग ने कहा। आपके पास निश्चित रूप से इतनी गोलियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। जब शेन त्यानहू ने इस मामले का जिक्र किया तो उसने अपने अतीत के बारे में सोचा। चेन जियांग को भी तुरंत पता चल गया कि जो लोग उस समय शेन त्यानहू के साथ थे वे अब यहाँ नहीं थे और केवल वह भी जीवित था। कई सालों तक यह मेरे मन की आवाज़ थी जिसने मेरी साधना में मेरी मदद की और मेरा मार्गदर्शन किया। परिणामस्वरूप मैंने इस द्वीप की शक्ति को बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया। शेन त्यानहू ने कहा। संक्षेप में, जब भी मैं किसी अड़चन का सामना करता हूँ, जब तक मैं ध्यान और साधना करता हूँ, मैं खुद को पूरे द्वीप के साथ विलीन होते हुए महसूस कर सकता हूँ और मैं इसे बहुत जल्दी तोड़ सकता हूँ। लेकिन अब आप जानते हैं, इस द्वीप पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे लिए दाओ गहन क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। शेन त्यानहू ने चेन जियांग को लाया और भूमिगत महल के द्वार में प्रवेश किया। द्वार की रखवाली कर रहे कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। वे चेन जियांग की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थे, क्योंकि शेन त्यानहू का दूसरों के साथ इतना घनिष्ठ होना बहुत दुर्लभ था। भले ही शेन त्यानहू आमतौर पर गरिमा से भरा हुआ था, लेकिन अब वह बहुत अधिक सौम्य लग रहा था। हमारा शेन परिवार बहुत पहले ही गायब हो चुका है। ये सभी लोग उस द्वीप से आए थे और यहाँ तक कि उस स्थानिक दरार से भी लोग आए हैं, शेन त्यानहू ने कहा। चेन जियांग ने यह भी सुना था कि उस समय कई लोग थे जो पृथ्वी आत्मा दुनिया पर कब्जा करने का विरोध कर रहे थे। कई लोग उनके साथ सद्भाव में रहने का समर्थन करते थे। बस महान शक्तियां बहुत लालची थीं और वे शेन त्यानहू को पूरी पृथ्वी आत्मा दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। उस समय स्थानिक दरार से आए कई लोग भी शेन त्यानहू के पक्ष में शामिल हो गए थे और राजघराने से लड़े थे। हालांकि शेन त्यानहू अंत में हार गए और उन्हें यहाँ ले आए। पिताजी, क्या अब आपके पास कोई योजना है? क्या आप निश्चित हैं कि वहां पर सबसे शक्तिशाली लोग केवल दाओ गहन क्षेत्र में हैं? चेन जियांग ने पूछा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हम तुरंत वापस जा सकते हैं और उन 10 राजाओं और विश्व सम्राट को खत्म कर सकते हैं। अब तुम सिर्फ दाओ दान क्षेत्र में ही हो, है ना? तुम क्या कर सकते हो? शेन त्यानहू ने कहा। वह पहले ही चेन जियांग को भूमिगत महल के एक हॉल में ले आया था। यह उसकी गुफा थी। हाँ, चेन जियांग ने कहा। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं उन जनरलों को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। शेन त्यानहू को चेन जियांग पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और तुरंत हॉल से बाहर चला गया। चेन जियांग ने जिया बाइलिंग से पूछा। बहन बाइलिंग, क्या आप दाओ गहन क्षेत्र को संभाल सकती हैं? जिया बेइलिंग ने उपहास किया। तुम्हारा क्या मतलब है? भले ही 10,000 आ जाएं, मैं फिर भी उन सभी को मार दूंगा। चाहे कितने भी हों, मैं फिर भी उन सभी को मार दूंगा। बहन बाइलिंग, आप बहुत अद्भुत हैं। आपका दाओ संप्रभु साधना स्तर क्या है? चेन जियांग मदद नहीं कर सका और आश्चर्यचकित हो गया। उसे इन क्षेत्रों की गहरी समझ नहीं थी। उसने पहले चू होनकिंग और यांग जियांगिन से सुना था कि दाओपो क्षेत्र बहुत मजबूत था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2498। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2498। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जब चेन जियांग का पीछा मरे हुए दिव्य जाति के विशेषज्ञों ने किया तो उसे नहीं पता था कि उनकी साधनाएं क्या थीं। उसे सिर्फ इतना पता था कि वे निश्चित रूप से दाओपो क्षेत्र से बहुत आगे निकल गए थे। स्वर्गीय दाओ क्षेत्र में कुल 10 चरण हैं। दाओ ती क्षेत्र, दाओ युआन क्षेत्र, दाओ दान क्षेत्र, दाओपो क्षेत्र, दाओ गहन क्षेत्र, दाओ शिक क्षेत्र, दाओ जोंग क्षेत्र और उनके आगे अत्यंत कठिन ताओडूम हैं। ताओडूम के बाद दाओ संप्रभु हैं। जिया बेइलिंग ने कहा। बहन बाइलिंग, आप वास्तव में बहुत अद्भुत हैं। वह वास्तव में अंतिम क्षेत्र में है, चेन जियांग ने सदमे में कहा।
आपके लिए ये काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन क्या हुआ? मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे शहर को दंडित करने वाली शक्ति कौन थी। जिया बेलिंग ने कहा, मैं भविष्य में इसे ज़रूर समझूंगा। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। हाँ, जिया बेइलिंग ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके शहर की शक्ति की सजा उसके परिवार के विनाश और मृत्यु का कारण बनी। वह बदला लेना चाहती थी। मृतक दिव्य जाति जो पहले तुम्हारा पीछा कर रही थी और तुम्हें मार रही थी, वे सभी दाओजोंग क्षेत्र का हिस्सा थे और सैकड़ों फूलों के गांव में सबसे शक्तिशाली ज़िक्याओयान, लोंग शुआंगरू और जूयंग थे। और स्वर्गीय ड्रैगन शहर में लोंग ज्यूक्सियाओ दाओजोंग क्षेत्र है। जिया बेलिंग ने कहा, लोंग ज्यूक्सियाओ को ताओडूंग क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए। बेशक, उसके जैसे स्वर्गीय जानवर के लिए ताओडूंग को पार करना आसान है। बहन बायलिंग, क्या आपने नहीं कहा कि 0 और 2 दाओ संप्रभु अपने क्लेश में विफल रहे? आपका क्या मतलब है, वे दाओ संप्रभु हैं? चेन जियांग ने पूछा। वे सफलतापूर्वक दाओ संप्रभु बन गए हैं। हालांकि ताओडूंग के साथ एक समस्या थी, जिसके कारण वे ऐसे बन गए। लेकिन निश्चित रूप से इससे उनकी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि वे इसे देखते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लेश विफल हो गया है। जिया बेलिंग ने कहा, क्या हर कोई ऐसा ही बन जाता है जब वह विपत्ति से पार पाने में असफल हो जाता है? चेन जियांग ने फिर पूछा, लगता है ताओडूंग बहुत शक्तिशाली है। यह इतना शक्तिशाली नहीं है। आप इसे अनुभव करने के बाद ही इसके बारे में जान पाएंगे। अगर यह वाकई इतना शक्तिशाली होता तो 0 और नीला सूर्य बहुत पहले ही मर चुके होते। अगर ताओडूंग सफल नहीं होता तो वे कुछ चीज़ें खो देते, जैसे नीला सूर्य और 0, जो हमेशा के लिए छोटे हो जाते। जिया बेलिंग ने कहा, हमेशा के लिए? चेन जियांग चौंक गया। वे बहुत दयनीय हैं। हाँ, जिया बेइलिंग ने हंसते हुए कहा, तो बेहतर होगा कि आप भविष्य में सावधान रहें। अगर आप हमेशा के लिए छोटे हो गए तो आपकी खूबसूरत पत्नियां बहुत उदास हो जाएंगी। मैं उस पक्षी में नहीं बदल जाऊंगा। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे भी डर लगा। छोटा बनने के अलावा क्या कीमत चुकाने का कोई और तरीका है? हाँ, उदाहरण के लिए आधे मनुष्य और आधे जानवर बन सकते हैं, या आकाश में तारे बन सकते हैं, या फूल, पौधे और पेड़ बन सकते हैं। संक्षेप में, ये कुछ और बन जाएगा। यह एक तरह की चीज़ थी। बच्चा बनना और फिर कुछ और बन जाना आम बात है। जिया बेलिंग ने कहा, और सबसे बुरी बात यह है कि वे अजीब आकार के हो गए हैं। मैंने सुना है कि उनमें से कुछ के नितंब और सिर की जगह बदल गई है। चेन जियांग की भौहें तन गईं। ये वास्तव में बहुत दुखद था। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से इससे बाहर निकल पाएंगे। जब जिया बेलिंग सैकड़ों फूलों वाले गांव में था तो उसे चेन जियांग के बारे में काफ़ी गहरी समझ थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी किस्मत बदल सकता था, और उसकी किस्मत हमेशा अच्छी रही थी। बहन बायलिंग, ये तुम्हारे लिए कठिन होने वाला है। मुझे उन बुरे लोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करो। चेन जियांग ने कहा, मुझे पता है। मुझे बुरे लोगों को सज़ा देना पसंद है। जिया बेइलिंग हंसा। और ठीक है, मेरे बूढ़े पिता को हमेशा कोई न कोई आदमी परेशान करता रहता है। आप क्या सोचती हैं, बहन बायलिंग? चेन जियांग ने कहा, वह आदमी इसी द्वीप पर होना चाहिए। जिया बेइलिंग एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं भी इस मामले के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। उस आदमी को पहले से पता था कि जहर की बारिश होगी, और उसने आपके पिता से कहा कि वे इस पृथ्वी आत्मा की दुनिया में जाने के लिए तैयार रहें। ये पृथ्वी आत्मा की दुनिया स्पष्ट रूप से उस आदमी से संबंधित है। यद्यपि आपके पिता के लिए अपनी शक्ति से पृथ्वी आत्मा जगत का निर्माण करना कठिन नहीं है, परंतु ये निश्चित रूप से कम समय में पूरा नहीं हो सकता। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी के पास बहुत शक्तिशाली ताकत है, और वह मेरे पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जिया बेइलिंग ने कहा, लेकिन उसने अब आपके पिता की देखभाल नहीं की। अन्यथा आपके पिता की पृथ्वी आत्मा दुनिया को नष्ट नहीं किया गया होता। ऐसा क्यों है? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस आदमी को लगा कि मेरे पिता बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए उसने मेरे पिता को छोड़ दिया और दाओ गहन क्षेत्र से उस घटिया विश्व सम्राट को खोजने चला गया? नहीं, बस इतना है कि वह अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। जिया बेलिंग की आवाज़ गंभीर हो गई। मुझे लगता है कि वह आदमी इस द्वीप की आत्मा है, जो कि द्वीप आत्मा भी है। आइलैंड स्पिरिट। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। जिया बेलिंग ने जो कहा वह सच था। उसे लगा कि यह सच है। अगर आइलैंड स्पिरिट के पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती तो स्थानिक दरारें दिखाई नहीं देती। धरती पर इंसानों को जीवित रहने में मदद करने के लिए आइलैंड स्पिरिट के पास बहुत ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा ये द्वीप लगातार घातक जहर से क्षत विक्षत हो रहा था, जिसमें एक मजबूत भक्षण शक्ति थी, इसलिए लंबे समय के बाद आइलैंड स्पिरिट निश्चित रूप से बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ये द्वीप आत्मा का शरीर था। अगर किसी को ऐसी तबाही झेलनी पड़े तो द्वीप आत्मा की वर्तमान स्थिति की कल्पना की जा सकती है। अगर हम द्वीप आत्मा को ढूंढ सकें तो शायद मैं ये पता लगा सकूं कि हमारे शहर को उस समय जहर क्यों दिया गया था।
द्वीपात्मा निश्चित रूप से इस मामले के बारे में जानती है, यही कारण है कि उसने आपके पिता को पहले से ही बता दिया था और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा था। जिया बेलिंग ने कहा, हाँ, द्वीपात्मा पृथ्वी के केंद्र में होनी चाहिए और सांसारिक जानवर भी द्वीपात्मा हो सकता है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। एक बार जब हम पृथ्वी आत्मा दुनिया के मामलों को सुलझा लेंगे तो हम एक नज़र डालने के लिए पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे। चेन जियांग, क्या तुम्हारे पास मौत के जहर को ठीक करने का कोई तरीका है? जिया बेइलिंग ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। मुझे लगता है कि ये द्वीप बहुत दयनीय है। वह बुद्धिमान है और उसे एक जीवित प्राणी माना जा सकता है। इसके अलावा उसने पहले भी तुम्हारे पिता की मदद की है। अगर संभव हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये केवल इसलिए था क्योंकि जिया बेइलिंग ने चेन जियांग से यह सवाल पूछा था जब उसने अभेद्य को देखा था कि उसने 2 अंतरिक्ष समय को एक साथ विलय करने की अनुमति दी थी। उसके लिए यह एक अकल्पनीय उपलब्धि की तरह लग रहा था, लेकिन चेन जियांग ने यह तब किया था जब वह बहुत कमज़ोर था। हाँ, जब हम पृथ्वी आत्मा दुनिया को खोजने का मामला सुलझा लेंगे तब हम द्वीप आत्मा को खोज सकते हैं और उससे उसकी राय पूछ सकते हैं। चेन जियांग ने जल्दी से एक तरीका सोचा। कौन सी विधि? जिया बेइलिंग अचानक उत्साहित हो गई। वह और एजोर स्काईस्नेक दोनों ही मौत के जहर के मुद्दे से परेशान थे क्योंकि उन्होंने पहले ही एक बहुत शक्तिशाली शहर का निर्माण कर लिया था। उन्होंने ये भी चर्चा की थी कि अगर उन्हें फिर से बारिश का सामना करना पड़ा तो वे जहर को कैसे ठीक कर सकते हैं। आग, चेन जियांग ने कहा। उसे लगा कि चवांगशी भगवान की भट्टी से निकलने वाली लपटें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और मृत्यु के जहर से क्षत विक्षत हो चुकी मिट्टी को सींचने के लिए सृजन भगवान के झरने का उपयोग करने के बाद यह अपनी जीवन शक्ति को बहाल करने में सक्षम होगी। बेशक ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी और उसे नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2499। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2499। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 000 ट्रू विडफल स्क्रीन। यहाँ आते समय शेन त्यानहू ने उन्हें बताया था कि उसका बेटा उसे ढूंढने आया है और उसने उन्हें यह भी बताया था कि चेन जियांग ने बाहर क्या किया था। पिछला अध्याय। इससे चेन जियांग को उनकी स्वीकृति भी मिल गई। इस समय शेन त्यानहू ने इन सभी रैंकर्स को एक एक करके चेन जियांग से मिलवाया। उनमें से कुछ शेन त्यानहू के साथ थे और उनमें से कुछ अन्य दुनिया से थे। जियांगर, अब मुझे अपनी योजना बताओ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक रास्ता है, शेन त्यानहू ने कहा। वह चेन जियांग के तरीकों के बारे में बहुत स्पष्ट था। मेरे साथ एक दाओ सॉवरेन स्तर की विशेषज्ञ है। मेरी योजना है कि वह कार्रवाई करे और अधिक खतरनाक लोगों को मार डाले। उसके बाद छोटे लोगों को हमारे पास छोड़ दे। चेन जियांग ने कहा। क्या ये सच है? एक बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से कहा। दाओ सॉवरेन कुछ ऐसा था जिसके लिए वे तरसते थे। उनकी दुनिया में वे किंवदंतियों की तरह थे। बिल्कुल, चेन जियांग ने सिर हिलाया। आखिरकार उनके लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। अभी पृथ्वी आत्मा दुनिया के दायरे के सम्राट केवल एक दाव गहन दायरे में थे, लेकिन दबाव इतना अधिक था कि वे सांस लेने में असमर्थ थे। अगर वाकई कोई दाव सॉवरेन विशेषज्ञ होता तो उनका पक्ष निश्चित रूप से अजेय अस्तित्व वाला होता। उनके लिए पृथ्वी आत्मा दुनिया के 10 राजाओं और विश्व सम्राट को हराना आसान काम होता। शेन त्यानहू ने स्पष्ट रूप से चेन जियांग की बातों पर विश्वास किया। वह ये भी समझ गया कि अन्य लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे और उसने कहा, जियांगर, क्या आप इस दाओ सॉवरेन को बाहर जाने दे सकते हैं? कोई बात नहीं। चेन जियांग ने तुरंत जिया बेइलिंग को यूयाओ माउंटेन विला से बाहर आने दिया और उसने पहले ही उसका अभिवादन कर लिया था। जब जिया बेइलिंग बाहर आई तो उसने ठंड का नाटक किया ताकि वह ज्यादा विशेषज्ञ लगे। ये वही था जो चेन जियांग ने उसे पहले बताया था। बैंगनी पोशाक में इस खूबसूरत और कुलीन महिला को देखकर हर कोई दंग रह गया। उनकी कल्पना में एक दाव संप्रभु विशेषज्ञ एक बहुत बुरा आदमी होना चाहिए। चेन जियांग ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन उसने किंग्यांग और शुकोंग जैसे और भी ज्यादा अजीब दाव सॉवरेन देखे थे। उसे लगा कि दाव सॉवरेन बेहद सनकी थे। जिया बाइलिंग को अभी भी सामान्य माना जाता था। हर किसी को यह संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह एक दाव सॉवरेन है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वह वही थी जिसने पहले मेरी मदद की थी और मैं केवल क्यू जियांगलैंड के 10 विशेषज्ञों को मारने में कामयाब रहा। चेन जियांग ने वास्तव में अपने पक्ष के कई विशेषज्ञों को मार डाला था, लेकिन चेन जियांग केवल दावदान क्षेत्र के 10वें स्तर पर था। क्या ये वास्तव में एक दाव संप्रभु की साधना है? एक बूढ़ा आदमी जो जिया बेइलिंग की आभा को महसूस नहीं कर सकता था, संदिग्ध था। हालांकि जिया बेइलिंग जानबूझकर ठंडी हरकतें कर रही थी, लेकिन वह एक ऐसी महिला नहीं थी जो एक मजबूत रैंकर के आचरण के साथ पैदा हुई थी। बहन बाइलिंग, आपने कितनी चालें छोड़ दीं? चेन जियांग ने धीमी आवाज में जिया बाइलिंग से पूछा। जिया बेइलिंग ने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली के ऊपर एक धड़कता हुआ दिल प्रकट हुआ। यह मेरा दिल है। बूढ़ा आदमी घबरा कर चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
वरिष्ठ, चिंता मत करो, आपका दिल ठीक है। चेन जियांग हंसा। उसी समय जिया बेइलिंग ने उसका दिल उसे वापस कर दिया। इस समय हर कोई डर से कांप रहा था, चिंतित था कि उनके दिलों को बेतरतीब ढंग से बाहर निकाला जाएगा और कुचल दिया जाएगा। बेशक वे अभी भी दाओ भगवान की साधना शक्ति को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि जिया बाइलिंग उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। क्या अब सभी तैयार हैं? यदि आप सभी चिंतित नहीं हैं, तो हम जाकर पहले विश्व सम्राट और अन्य 10 राजाओं को मार सकते हैं। उसके बाद आप हमला कर सकते हैं। चेन जियांग ने कहा। ठीक है। शेन त्यानहू ने अपना सिर हिलाया। जियांगर, मुझे अपने साथ चलने दो। कोई ज़रूरत नहीं पिताजी, आप बस यहीं रहें और हमला करने के लिए तैयार रहें। जब हम जल्दी से पृथ्वी आत्मा दुनिया को वापस ले लेंगे, तब भी मेरे पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। मैं बहन बाई लिंग से कहूंगा कि क्या वह ज़मीन पर मौजूद घातक जहर से छुटकारा पा सकती है और सभी को ज़मीन पर वापस जाने दे सकती है। चेन जियांग ने कहा। हर कोई उत्साहित था, उन्हें लगा कि वे संभवतः ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जिया बेइलिंग एक दाव भगवान था। उनकी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दाओ संप्रभु नहीं कर सकते थे। तो क्या आप विश्व सम्राट को ढूंढ सकते हैं? शेन त्यानहू ने उत्तर दिया। मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूँ। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? मैं इस जगह पर भी आ सकता हूँ। पृथ्वी आत्मा दुनिया में ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को खोजने की तो बात ही छोड़िए। चेन जियांग हंसा। हम इसे यहीं छोड़ देंगे, हम पहले निकलेंगे। चेन जियांग जिया बेइलिंग को भूमिगत महल से बाहर लाया और सतह पर लाया। छोटे बदमाश, क्या तुम अभी बहुत दबंग नहीं लग रहे थे? जिया बेइलिंग ने हंसते हुए कहा। नहीं, यह अजीब लग रहा है, लेकिन यह आपकी सामान्य शरारती मुस्कान से कहीं बेहतर है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। केवल सिस्टर हुई शान और सिस्टर किलियन जैसे लोगों को ही दबंग कहा जा सकता है। हम मुझे नीचे देख रहे हो? जिया बेइलिंग ने बेरहमी से चेन जियांग के सुंदर चेहरे पर चुटकी काटी और फिर वह यू याओ माउंटेन विला में प्रवेश किया। जो भी विश्व सम्राट है उसे खोजो और मुझे पहले कदम उठाने दो। चेन जियांग एक शहर में टेलीपोर्ट हो गया। शहर अपेक्षाकृत बड़ा था और उसने तुरंत सिटी लॉर्ड के महल में प्रवेश किया ताकि उसके बगल में मौजूद रैंकस को मार सके। इस शहर का नगर स्वामी भी राजा क्यूई का सदस्य था। उस समय उसने पृथ्वी आत्मा की दुनिया पर कब्जा करने के लिए युद्ध में भी भाग लिया था, इसलिए चेन जियांग बेहद क्रूर था। चेन जियांग शहर से आत्मा दानव शहर में टेलीपोर्ट हो गया था, जहां विश्व सम्राट रहता था। विश्व सम्राट के अधीनस्थों को इस तरह से खोजना बहुत परेशानी भरा है। उन्हें यहां आकर्षित करने और उन सभी को एक साथ मार डालने का कोई तरीका सोचो। जिया बेइलिंग ने कहा। मेरा भी यही विचार है। अभी मैं जाकर उस विश्व राजा को पकड़ लूंगा, फिर मैं उस विश्व राजा का रूप धारण करूंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। इस आत्मा सम्राट शहर में संसाधनों की कमी थी, इसलिए बहुत कम रक्षात्मक व्यूह रचनाएं थीं। अगर कोई होती भी तो वह बहुत मजबूत नहीं होती। जब चेन जियांग ने उसे पाया तो वह लोगों के एक बड़े समूह के साथ मस्ती कर रहा था, पूल में सुंदरियों के एक बड़े समूह के साथ खेल रहा था। चेन जियांग कमरे में बड़े बाथटब में छिप गया और कुछ देर तक इंतजार करता रहा। अंत में उसने विश्व सम्राट के खुद चले जाने का इंतजार किया। विश्व सम्राट एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी, लेकिन फिर भी वह काफी शक्तिशाली दिख रहा था। वह अपने गुप्त कमरे में गया, एक जेड बोतल निकाली और उसके भीतर से उसने एक गोली निकाली। ये कौन सी गोली है? चेन जियांग ने पूछा। वह भी अभी धुआं बन गया था और चुपचाप उनके पीछे पीछे अंदर चला गया था। विश्व सम्राट बहुत सतर्क था। जब उसने अपने पीछे किसी को पूछते सुना तो वह अचानक चौंक गया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार भी दिखाई दी। हालांकि उस समय उसने पाया कि उसके हाथ और पैर उसके शरीर से अलग हो गए थे। जिया बेइलिंग ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। अंतरिक्ष की गहन शक्ति का उपयोग करते हुए उसने विश्व सम्राट के 4 अंगों को उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन केवल अंतरिक्ष में। न तो खून था और न ही दर्द, बस इतना था कि वह हिलने में असमर्थ थी। मैं चेन जियांग हूँ, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसका हाथ पहले से ही साम्राज्य सम्राट के सिर पर दबा हुआ था, उसकी यादों को अपने में समाहित कर रहा था। उसने विश्व सम्राट की यादों में काफ़ी गंदी चीज़ें देखी थीं। विश्व राजा दर्द से चिल्लाया। हालांकि उसके पास शक्तिशाली शक्ति थी, लेकिन वह शक्ति उससे अलग हो गई थी। हालांकि वह इसे महसूस कर सकता था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिया बेइलिंग को विश्व सम्राट को आसानी से दबाने के लिए चेन जियांग के यू याओ माउंटेन विला से बाहर आने की आवश्यकता नहीं थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2500। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2500। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। आप लोगों ने इतने लंबे समय तक पृथ्वी आत्मा शहर पर कब्जा कर रखा है, क्या आपके पास पर्याप्त आशीर्वाद हैं? चेन जियांग ने ठंडी हंसी हंसी और फिर जिया बेइलिंग को अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके विश्व सम्राट को सील करने और उसे च्वांगशी भगवान की भट्टी में फेंकने दिया।
चेन जियांग को विश्व सम्राट के शरीर से कई अच्छी चीजें मिली, जिनमें संचार Z प्रतीक कागज भी शामिल था। उस समय वह विश्व राजा के रूप में बदल गया था। इसके अलावा उसने विश्व राजा की आवाज की नकल की और 10 राजाओं के साथ साथ कई शक्तिशाली जनरलों को संदेश भेजने के लिए संचार Z प्रतीक पत्र का उपयोग किया। संदेश को आगे बढ़ाने के बाद चेन जियांग ने महल में दायरे के राजा के 10 से अधिक बेटों को पाया। उसने उन्हें नहीं मारा, बल्कि उन्हें केवल च्वांगशी भगवान की भट्टी में फेंक दिया। केवल 4 घंटों में चेन जियांग ने 10 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था। 30 जनरलों के लिए वे सभी दाओपो क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। ये लोग पृथ्वी आत्मा दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग थे। अगर वे उन्हें मार देते तो शेन त्यानहु और अन्य लोग बहुत ज्यादा बलिदान दिए बिना आसानी से पृथ्वी आत्मा दुनिया को वापस छीन सकते थे। राजा क्यू, मैंने आपके बेटे के मामले के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि मैंने आप सभी को यहाँ क्यों बुलाया है। यानी चेन जियांग के बारे में। चेन जियांग ने विश्व राजा का रूप धारण कर लिया था और उसकी आभा की नकल कर रहा था। लेकिन हम नहीं जानते कि शेन त्यानहु का समूह अभी कहाँ है। हमें पहले से ही उम्मीद थी कि तुम छिपकर बदला लेने का इंतजार करोगे। राजा क्यू ने कहा, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। हालांकि वह भड़क गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि वह चेन जियांग कहाँ है। ओह, राजा क्यूई और बाकी लोग चौंक गए। यहीं चेन जियांग ने एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर तुरंत अपने मूल रूप में वापस आ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्व सम्राट होने का दिखावा करके उन्हें यहाँ बुला सकता है। अपने कई वर्षों के अनुभव से वे तुरंत समझ गए कि चेन जियांग ने उन्हें यहाँ इसलिए इकट्ठा किया था ताकि उन्हें एक ही बार में मार डाला जा सके। जिया बेइलिंग ने पहले से ही एक स्थानिक जादू का प्रबंध कर रखा था, इसलिए वे बच नहीं सकते थे। बहन बायलिंग, चलो लड़ते हैं। चेन जियांग इस द्वीप की द्वीप आत्मा को खोजने की जल्दी में था। जिया बेइलिंग ने तुरंत अपनी मजबूत स्थानिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और उन सभी के सिर अलग कर दिए। फिर अपनी अग्नि तलवार दाओमाग का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने एक अग्नि तलवार छोड़ी और उनकी ओर दौड़ी। यद्यपि ये 40 लोग दाओपो क्षेत्र के 10वें चरण में थे, वे सभी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके जिया बाइलिंग द्वारा दबा दिए गए थे और उनके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि वे आसानी से चेन जियांग द्वारा मारे गए थे। चेन जियांग ने उनके सिर उठाए और जल्दी से भूमिगत महल में लौट आया। अभी सिर्फ एक दिन ही बीता था। ये देखकर कि चेन जियांग इतनी जल्दी वापस आ गया, शेन त्यानहु ने पूछा, क्या हम यह नहीं पता लगा सकते कि वे कहाँ हैं? शेन त्यानहु अभी भी अन्य रैंकर्स के साथ हमला करने के तरीके पर चर्चा कर रहा था। नहीं, मैंने पहले ही उन सभी को मार दिया है। ऐसा कहने के बाद चेन जियांग ने राज्य के राजा, 10 राजाओं और सेनापतियों के सिर जमीन पर फेंक दिए। परिचित चेहरों को देखकर शेन त्यानहु और बाकी सभी लोग अवाक रह गए, क्योंकि ये लोग उनकी नज़र में मजबूत दुश्मन थे, और अब जब उनके सिर यहाँ थे तो इसमें एक दिन भी नहीं लगा। खास तौर पर दाओ गहन क्षेत्र के विश्व सम्राट। पहले वह एक मजबूत दुश्मन था जिसे हराना उनके लिए मुश्किल था। हे, सिस्टर बाय लिंग एक दाओ संप्रभु है। उसकी मदद से यह एक केक का टुकड़ा होगा। चेन जियांग हंसा, पिताजी, आपको उन झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों को संभालने में सक्षम होना चाहिए, है ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये दर्जनों लोग अपनी तरफ से सबसे मजबूत हैं। अब जब वे सभी मर चुके हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। शेन त्यानहु वास्तविकता में वापस आ गया। इतने सालों में वे इस बारे में सोच रहे थे कि कैसे अपनी पृथ्वी आत्मा दुनिया को वापस लें और इन लोगों को मार डालें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग द्वारा यह इतनी आसानी से किया जाएगा। पिताजी, मैं एक लड़का ढूंढने जा रही हूँ। हम अकेले में बात करेंगे, चेन जियांग ने कहा। शेन त्यानहु ने सिर हिलाया। फिर उसने एक बूढ़े आदमी से इन मानव सिरों को इकट्ठा करने और उन्हें अपने योद्धाओं को दिखाने को कहा। इससे उनका मनोबल बढ़ सकता था। शेन त्यानहु और चेन जियांग एक गुप्त कमरे में पहुंचे। पिताजी, आपको सपने दिखाने वाला व्यक्ति आपके सपनों में कब नहीं आया? चेन जियांग ने पूछा। क्या आप उसे ढूंढने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? शेन त्यानहु ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि वह आइलैंड स्पिरिट है। चेन जियांग ने सिर हिलाया। पृथ्वी आत्मा की दुनिया में प्रवेश करने के कुछ समय बाद उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। उसने पहले मुझसे कहा था कि वह शायद फिर कभी प्रकट न हो। शेन त्यानहु को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह द्वीप आत्मा थी, मानो उसने बहुत सारी बातें समझ ली हों। क्या ये हो सकता है कि वह जहरीली बारिश के कारण मर गया? शेन त्यानहु ने आह भरते हुए कहा, वह मेरे स्वामी जैसा ही है। अगर वह न होता तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता। मुझे नहीं लगता कि वह मर गया है, लेकिन वह इस समय बहुत कमज़ोर है। अगर उसे और मदद नहीं मिली तो वह मर सकता है, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। चेन जियांग ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि वह पृथ्वी के केंद्र में हो। क्या वास्तव में कोई रास्ता है?
शेन त्यानहू ने उत्सुकता से पूछा, उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वह कहाँ है, उसने केवल इतना कहा कि वह हमेशा इस द्वीप पर था। अगर सच में ऐसा है तो ये लगभग निश्चित रूप से वही है। चेन जियांग ने कहा, अब समय नहीं है, मैं अभी उसे ढूंढने जाऊंगा। मुझे पहले उससे बात करनी होगी, तभी मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। जियांगर, तुम्हें उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी होगी। शेन त्यानहू ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया। जरूर, चेन जियांग हंसा, मैं अभी जाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ की चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे हल कर सकते हैं, शेन त्यानहू ने कहा। चेन जियांग ने भूमिगत महल से जमीन में छेद किया। ये जगह पृथ्वी के केंद्र के सबसे करीब होगी, और वहाँ एक जगह थी जहाँ से ज्वालासार बाहर आ सकता था। हालांकि वह बहुत निश्चित नहीं था, कम से कम यह एकमात्र दिशा थी जिसमें वह द्वीप आत्मा की खोज कर सकता था। वह जल्दी से पृथ्वी के केंद्र में प्रवेश कर गया। जिया बेइलिंग ने अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग खुद की रक्षा के लिए किया, इसलिए उसे वहां किसी भी खतरे का सामना करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। पृथ्वी का कोर नष्ट हो रहा है, जिया बेइलिंग ने कहा, लेकिन जिस बात पर मुझे यकीन है वह यह है कि अगर यहाँ कोई द्वीप आत्मा है तो वह निश्चित रूप से अभी भी जीवित है। जब तक पृथ्वी का हृदय नहीं मरता, वह नहीं मरेगा। हालांकि अभी आंतरिक कोर केवल जल रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी से महान दाओ क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था, और जमीन भी उस घातक जहर से भस्म हो रही थी। इसलिए ये केवल समय की बात थी कि ये द्वीप समाप्त हो जाए। चेन जियांग वर्तमान में कोर के स्थान की ओर बढ़ रहा था, और वह पृथ्वी के कोर के अंदर कोर की दिशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वहाँ एक भयानक और उन्मत्त ऊर्जा थी। अगर जिया बेलिंग न होती तो उसके लिए वहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल होता। कई घंटों बाद वह आखिरकार उस कोर तक पहुँच गया। यह एक बहुत बड़ा, आग जैसा लाल मोती था। उसने उसे हल्के से अपने हाथ से छुआ और एक मजबूत चूषण बल महसूस किया जिसने उसे अंदर खींच लिया।